आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। उम्र 55 साल, नाम मुश्ताक अहमद जरगर, गांव नौहट्टा श्रीनगर, माता पिता के नाम की कोई जानकारी नहीं। जी हां, यह है अल उमर मुजाहिदीन के इस आतंकी पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और दहशतगर्दी फैलाने का आरोप है। इस आतंकी पर 40 से ज़्यादा हत्याओं के आरोप के साथ साथ भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के भी आरोप हैं। मुश्ताक अहमद जरगर नाम का यह कुख्यात आतंकवादी पहली बार आज से 30 साल पहले साल 1992 में गिरफ्तार किया गया था, जिस समय उसकी उम्र महज 25 साल की थी। दरअसल 8 दिसंबर 1989 में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को अगवा कर लिया गया था। तब केंद्र में वीपी सिंह को सत्ता संभाले एक हफ्ता भी नहीं बीता था। दोपहर तकरीबन 3 बजे मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद घर के लिए निकली। वो उस वक्त MBBS पूरा करने के बाद श्रीनगर के अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही थी। वो बस में सवार हुई जो लाल चौक से श्रीनगर के नौगाम की तरफ जा रही थी। बस में आतंकी पहले से सवार थे। जैसे ही बस चांदपुरा चौक के पास पहुंची, तीनों आतंकियों ने बंदूक की नोक पर बस रुकवा दी और रूबिया सईद को नीचे उतारकर कार में बैठा दिया और फिर वे उसे लेकर फरार हो गए। घटना के 2 घंटे बाद ही JKLF के जावेद मीर ने एक अखबार के दफ्तर में फ़ोन करके भारत के गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की जिम्मेदारी ले ली। ये खबर सामने आई तो कोहराम मच गया। दिल्ली से श्रीनगर तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। आतंकियों ने रूबिया को छोड़ने के बदले में 7 आतंकियों की रिहाई की शर्त रख दी। जब ये अपहरण कांड हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे। तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल, नागरिक उड्डयन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान, तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार MK नारायणन और फारूक अब्दुल्ला के बीच बैठक के बाद 13 दिसंबर की दोपहर तक सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच आखिरकार समझौता हो गया। समझौते के तहत उस दिन शाम 5 बजे 5 आतंकियों को रिहा कर दिया गया। उससे कुछ ही घंटे बाद लगभग 7:30 बजे रूबिया को सोनभद्र स्थित जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर सुरक्षित पहुंचाया गया। रूबिया को उसी रात विशेष विमान से दिल्ली लाया गया। एयरपोर्ट पर मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी दूसरी बेटी महबूबा मुफ्ती मौजूद थे। इस घटना का मास्टरमाइंड अशफाक वानी था, जिसे 31 मार्च 1990 को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। अशफाक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF से जुड़ा हुआ था। अपहरण से पहले उसने मुफ्ती के घर और अस्पताल की रेकी भी की थी। आतंकियों की मांग पर जिन 5 आतंकियों को छोड़ा गया था उनमें अब्दुल हामिद शेख, जो नवंबर 1992 में एक मुठभेड़ में मारा गया था, गुलाम नबी भट्ट, नूर मोहम्मद कलवल, अल्ताफ भट्ट और जावेद अहमद जरगर इन लोगों में शामिल थे। मुश्ताक ने अकेले श्रीनगर में ही कई हत्याओं की वारदातों को अंजाम दिया था। उसका शिकार बनने वालों में भारत के कई हाई रैंक अधिकारी भी शामिल थे। 15 मई 1992 को जरगर सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसका संगठन अल उमर मुजाहिदीन खत्म हो गया। लेकिन दिसंबर 1999 में आतंकवादियों ने भारतीय विमान फ्लाइट संख्या 814 को अगवा कर लिया। आतंकी इसको काठमांडू से अमृतसर और लाहौर के बाद अफगानिस्तान के कंधार ले गए। वहाँ 178 पैसेंजर्स की सेफ रिहाई के बदले आतंकियों ने मौलाना मसूद अजहर समेत 3 कुख्यात आतंकियों की रिहाई की शर्त रख दी। इन आतंकियों को छोड़ने के लिए भारत से स्पेशल प्लेन भेजा गया। 24 दिसंबर 1999 को 5 हथियारबंद आतंकियों ने 178 पैसेंजर्स के साथ इंडियन एयरलाइंस के IC-814 प्लेन को काठमांडू में हाईजैक कर लिया। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्लेन में गोली की आवाज़ सुने जाने का दावा किया। करीब 1 हफ्ते बाद ये प्लेन आतंकियों के कब्जे से मुक्त हुआ। इस दौरान करीब 5 देशों के चक्कर लगाए। आतंकियों ने इस प्लेन में बैठकर प्लेन में ईंधन भरवाने के लिए हाईजैकर्स ने सबसे पहले लाहौर एयरपोर्ट का रुख किया, लेकिन अथॉरिटी ने एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के लिए परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद प्लेन को अमृतसर में उतारा गया, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से फ्यूल यहाँ भी नहीं भरा जा सका। इस दौरान एयरपोर्ट को सील रखा गया। 25 मिनट के इंतजार के बाद हाईजैकर्स ने पैसेंजर रूपिन कात्याल की हत्या कर दी और दोबारा लाहौर की ओर बढ़ गए।
भारत ने पाकिस्तान अथॉरिटी को एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए मंजूरी देने के लिए कहा। पाकिस्तानी कमांडो से घिरे लाहौर एयरपोर्ट को सील कर दिया गया और यहाँ प्लेन की लैंडिंग हुई। यहाँ प्लेन में फ्यूल भी डाला गया। उसके बाद प्लेन काबुल के लिए उड़ान भर ली इस प्लेन ने, लेकिन काबुल और कंधार में रात के वक्त लाइट्स का ठीक से इंतजाम न हो जाने के कारण इसे दुबई डाइवर्ट कर दिया गया। दुबई के अल मिन्हत एयरफोर्स बेस में इसकी लैंडिंग हुई। आतंकियों ने दुबई में 25 यात्रियों को रिहा किया और रूपिन कात्याल का शव यूएई अथॉरिटी को सौंप दिया। 25 सितंबर 1999 की सुबह प्लेन ने दुबई से अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी और कंधार में लैंडिंग की। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने पैसेंजर्स की रिहाई के लिए हाईजैकर्स के साथ बातचीत शुरू की। हाईजैकर्स ने मौलाना मसूद अजहर के अलावा जेल में बंद 35 दूसरे आतंकियों को भी छोड़ने और 20 करोड़ डॉलर की फिरौती साथ में मांगी। बाद में हाईजैकर्स ने फिरौती की मांग तो छोड़ दी और 3 आतंकियों की रिहाई से का सौदा कर लिया। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी जिसने पैसेंजर्स की जान बचाने के लिए तीनों आतंकियों को छोड़ने का फैसला फाइनली ले लिया। भारत की जेलों में बंद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को कंधार ले जाया गया। इसके बाद 31 दिसंबर को पैसेंजर्स की रिहाई हुई जिन्हें स्पेशल प्लेन से वापस लाया गया। इसी मसूद अजहर ने साल 2000 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया। मसूद अजहर के साथ मुश्ताक अहमद जरगर की भी रिहाई हुई। रिहा होने के बाद जरगर पाकिस्तान चला गया। वहाँ रहकर वो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा। कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ वो भड़काने का काम भी करता रहा। बताया जाता है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाने में उसका भी हाथ था। जरगर का आतंकी संगठन तकरीबन 20 साल बाद एक बार फिर हरकत में आ गया है। आतंकवाद के खिलाफ कड़े फैसले लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन उम्र मुजाहिदीन के प्रमुख कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटरम को आतंकवाद विशेष अधिनियम कानून के तहत डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित कर दिया। मुश्ताक अहमद जरगर महज 18 साल की उम्र में साल 1985 के दौरान आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था और घाटी में भारत के खिलाफ आतंकवादी काम करने में लग गया था। उसने अपना ग्रुप भी बना लिया था। जरगर ने 12 दिसंबर 1989 को रूबिया सईद का अपहरण किया था। इस अपहरण के बाद आतंकवादियों ने पुलिस गिरफ्त में मौजूद अपने 5 साथियों की इन आतंकवादियों ने रिहाई की मांग की। साल 1991 में जरगर ने अपना खुद का आतंकवादी संगठन बनाया जिसका नाम उसने अलवर मुजाहिदीन रखा। इसके बाद जरगर ने जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ हत्याओं को अंजाम दिया। इनमें कुछ हाई रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने जरगर को 15 मई 1992 को गिरफ्तार कर लिया। तब तक उस पर 3 दर्जन से ज़्यादा हत्याओं तथा कई और संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लेकिन 1999 में विमान अपहरण के बाद मसूद अजहर के साथ जरगर को भी छोड़ दिया गया। खुफिया एजेंसियों की माने तो जरगर बिना किसी गिरफ्तारी के पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ लगातार आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा। अभी भी वो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है। एनएसए की ओर से 2017 में पाकिस्तान को सौंपी गई 154 आतंकवादियों की लिस्ट में जरगर का नाम टॉप पर था। भारतीय आतंकवादियों को के द्वारा किए गए हमलों के सबूत भी पाकिस्तान को दे दिए थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि अब मुश्ताक जरगर आईएसआई का एक बड़ा मोहरा बन चुका है। इस संगठन के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग से लेकर दूसरी तरह की तमाम मदद आईएसआई से मिलती है। मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।